जब पुराने सीआरपीसी के स्थान पर नया बीएनएसएस आया था तो हमने इस पर अनेक आलोचनात्मक वीडियोस बनाए थे, आपको दिए थे कि किस तरह से नए कानून ने पुलिसिया ताकतों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन तभी हमें एक नया विचार किया कि क्यों ना इस बदलाव को फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स की ताकत बना दिया जाए। जो आप लोगों को परेशान करने के लिए बनाया गया कानून था, क्यों ना उसी को आपके हाथों की ताकत बना दिया जाए। कानून के जो सेक्शंस आपका उत्पीड़न करने के लिए लाए गए थे, उनको अब आपके हाथों में टूल्स बना दिया जाए ताकि आप अपने क्रॉस एग्जामिनेशन का उपयोग करके पुलिस प्रोसिक्यूशन के हर नागपाश को काट दें। इसके लिए पहले उन कमियों को चिन्हित करें जो आईओ ने पूरी नहीं की हैं और फिर उसके बाद आप चार्जशीट के उन पॉइंट्स को लेकर अपना क्रॉस एग्जामिनेशन नेक्स्ट जेन शुरू कर दें। आइए, यही हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नए कानून में पुलिस इंक्वायरी का जो खेल चला है उसको जीतने का दांव क्या है। आज सेक्शन 173 बीएनएसएस शुरू करते हैं। यह पुराने 154 सीआरपीसी के स्थान पर लाया गया नया सेक्शन है। इसमें एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना पुलिस को कैसे दी जाए यह बताया गया है और पुलिस उस पर कैसे काम करेगी यह भी बताया गया है। पुराने सेक्शन 154 सीआरपीसी में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बीच में कोई अंतर नहीं किया जाता था। मर्डर करना या चीटिंग करना, इन दोनों प्रकार के ऑफेंसेस में कोई भेद नहीं था, दोनों कॉग्निजेबल ऑफेंसेस थे। लेकिन बीएनएसएस ने, नए कानून ने इनके बीच में अंतर कर दिया है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को दो श्रेणियों में बांट दिया गया है। पहले ऐसे अपराध जिनमें सजा 3 से 7 साल के बीच थी, उनका एक अलग दर्जा बना दिया गया है और उसमें पुलिस को यह अधिकार दे दिया गया है कि आईओ अपने डीसीपी की अनुमति से 14 दिन की पुलिस इंक्वायरी कर सकता है ताकि सुनिश्चित कर सके कि हां, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है या नहीं हुआ है। इन केसेस में अब सूचना पर प्राइमा फेसाई वैसा यकीन नहीं किया जाएगा जैसा यकीन मर्डर जैसे जघन्य अपराधों की सूचना पर किया जाता है। छोटे अपराधों में अब पुलिस इंक्वायरी करके यह खुद देखेगी कि क्या अपराध वास्तव में घटित हुआ है। यह वही कानूनी पोजीशन है जो अंग्रेजी राज में पुलिस के पास होती थी, जिसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहते थे। लेकिन 1971 के सीआरपीसी में इसको खत्म कर दिया गया था। अब देखते हैं कि यह जो पुलिस इंक्वायरी है, इसकी कानूनी बाध्यताएं क्या होती हैं। जब आप सेक्शन 173(3) बीएनएसएस की स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पुलिस इंक्वायरी के लिए जो 3 साल से अधिक और 7 साल से कम सजा वाले अपराधों के लिए है, इसके लिए कोई भी रूल्स किसी भी कानून में नहीं दिए गए हैं। तो जब पुलिस इंक्वायरी करेगी तो सवाल है कि वह किन रूल्स के तहत उस इंक्वायरी को करेगी। भारतीय कानून में या जो भी कॉमन लॉ सिस्टम है, उसमें जहां लिखित कानून नहीं होता वहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन किया जाना अनिवार्य होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत, ये 2 सिद्धांत होते हैं। पहला होता है नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ और दूसरा होता है ऑडी अल्टरम पार्टम। हिंदी में इन्हें समझे तो कहा जाएगा कि पहला नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में खुद ही जज नहीं हो सकता है और दूसरा सिद्धांत है कि किसी को सुने बिना, उसका पक्ष जाने बिना उस पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता है। बस यही कानून पकड़ लो तो आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। जब भी किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया हो तो इस ऑडी अल्टरम पार्टम के कारण उस व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी या आरोपी नहीं कहा जा सकता है। यह उस पुलिस अधिकारी पर भी लागू होगा जो वह वाली पुलिस इंक्वायरी करेगा जो 173(3) बीएनएसएस में लिखी हुई है। अब वह आईओ बिना आरोपी की सफाई सुने ना तो पुलिस इंक्वायरी को कंप्लीट कर सकेगा और ना ही जिस व्यक्ति पर एलिगेशन लगाया गया है उसे दोषी या अपराधी कह पाएगा। यदि आईओ खुद आपको ना बुलाए तो आप कोर्ट में जा सकते हैं कि आईओ कोई भी रिपोर्ट देने से पहले आपको सुने और आपके पक्ष पर विचार करे। एक बिल्कुल विरोधी कानून जो आपको उत्पीड़ित करने के लिए लाया गया था, उस विरोधी कानून से यदि आप इतनी राहत पा लेते हो तो यह आपकी एक बड़ी जीत हो जाती है। एक दूसरी बात इस नए बीएनएसएस में आई है कि इसने डिजिटल एविडेंस के ऊपर बहुत जोर दिया है। तो डिजिटल एविडेंस पर उसकी हैश वैल्यू के द्वारा कैसे प्रहार किया जाता है, जरा इसको देखते हैं।
यदि आईओ चार्जशीट फाइल करता है तो चार्जशीट सभी मानकों के अनुसार है या नहीं है, तो यह जांच करनी होगी। जब कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस चार्जशीट में लगाया गया होगा तो उसको रिकॉर्ड पर एडमिसिबल बनाने के लिए दो जरूरी शर्तें होंगी। पहली तो यह होगी कि उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की हैश वैल्यू वहां दी गई हो, और दूसरी होगी कि उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए एक सर्टिफिकेट 63(4) BSA दिया गया हो। अधिकांश केसेस में ये दोनों शर्तें पूरी होने से रह जाती हैं। चार्जशीट में पेन ड्राइव या सीडी तो लगा दी जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की सच्चाई को परखने वाला वह डिजिटल सिग्नेचर गायब होता है, जो यह दिखा सके कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी या नहीं की गई थी। जब हम कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान यह सवाल उठाते हैं कि बिना हैश वैल्यू के यह डेटा एविडेंस नहीं हो सकता, तो पुलिस की पूरी स्क्रिप्ट ही संदेहास्पद हो जाती है, और यह करना अब आपको सीखना होगा। सर्टिफिकेट 63(4) BSA के ना होने पर भी यही कानूनी स्थिति हो जाती है। यदि चैट के स्क्रीनशॉट का सवाल है तो देने वाले कंप्लेनेंट और जांच करने वाले FSR एक्सपर्ट दोनों के सर्टिफिकेट 63(4) BSA वहां पर रिकॉर्ड पर होने जरूरी होंगे। आपको अपने क्रॉस में यही बात सुनिश्चित करनी है। इसी सेक्शन 173 BNSS के पार्ट 8 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का एक ट्रैप है। आपको उस ट्रैप को भी समझना होगा। बहुत बार होता है कि जब पुलिस को अपनी पहली चार्जशीट की कमजोरियां समझ में आने लगती हैं, तो उनके ज्ञानीजन जो भी पुलिस डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, उनको सेक्शन 173(8) BNSS का सहारा लेकर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की सलाह देते हैं। यह अक्सर पुरानी इन्वेस्टिगेशन की कमियों को भरने का पुलिस का एक प्रयास होता है। अभी फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी SLP क्रिमिनल नंबर 350 ऑफ 2024 में इस प्रैक्टिस को गैर कानूनी घोषित किया है। जब केस कोर्ट में चल पड़ता है तो बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता है। साल 2025 में तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी ज्यादा मजबूत बात कही थी। एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मजिस्ट्रेट द्वारा कॉग्निजेंस ले लेने के बाद तो हाई कोर्ट तक फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश नहीं दे सकते हैं। ये दोनों केसेस की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, सर्च कीजिएगा। अपने वर्तमान केसेस में भी आपको केवल यह देखना है कि मजिस्ट्रेट द्वारा कॉग्निजेंस लेने के बाद कहीं पुलिस ने कोई नया एविडेंस, नया फैक्ट तो इस केस में नहीं जोड़ दिया है, और यदि जोड़ दिया है तो उस पर क्रॉस कीजिए और वह उतना एविडेंस जो एक्स्ट्रा है उसे आप कोर्ट में इनएडमिसिबल बना दीजिए। यह आसान है। इस पॉइंट पर आपको यह भी जान लेना जरूरी है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में क्या अंतर होता है। एक खेल पुलिस हमेशा सप्लीमेंट्री चार्जशीट को लेकर खेलती रहती है, उसका पुराना तरीका है। यह भी क्रॉस एग्जामिनेशन का एक महत्वपूर्ण टारगेट हो सकता है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन उससे पहले सप्लीमेंट्री चार्जशीट और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद आने वाली चार्जशीट में अंतर समझ लेना बहुत मुनासिब है। जब पहले चार्जशीट को कोर्ट में फाइल करने के बाद FSL या बैलिस्टिक्स या किसी दूसरे एक्सपर्ट की कोई रिपोर्ट वगैरह आनी बाकी हो, लेकिन जिसकी इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट को कोर्ट में देने से पहले ही पूरी की जा चुकी हो, तो बची हुई चार्जशीट के भाग को सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहते हैं। इसमें कोई नया इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता, बल्कि पुराने इन्वेस्टिगेशन के ही बाकी बचे रह गए हिस्सों को समेटकर कोर्ट को सौंप देना होता है। जबकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन वाले मामलों में पहली चार्जशीट फाइल करने के बाद भी कुछ और इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जो है तो मजिस्ट्रेट की डायरेक्शन पर होता है या रिट जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट की परमिशन से उसको किया जाता है, जो पुराने इन्वेस्टिगेशन से आगे किया जाता है। पहले इसे पुलिस के उच्च अधिकारी अपने आदेश से करवा लेते थे, लेकिन अब नया कानून यह बन गया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा केस का कॉग्निजेंस ले लिए जाने के बाद बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के यह फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता। चलते मुकदमे में मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना कोई नया फैक्ट या एविडेंस नहीं जोड़ा जा सकता। बस आपको यही जांचना है कि कहीं पुलिस ने पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन के नाम पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके कोई नया तथ्य चार्जशीट में ना सरका दिया हो। इसीलिए आपको सप्लीमेंट्री चार्जशीट जितनी भी पुलिस के द्वारा फाइल की जाती हैं, उनको छलनी से छानने का गुर आ जाना चाहिए। वास्तव में पुलिस क्या करती है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट के नाम पर वह फर्दर इन्वेस्टिगेशन जैसा कुछ कर देती है।
और बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा से कर देती है। उदाहरण के लिए इसको ध्यान से समझिए, मजिस्ट्रेट कोर्ट में किडनैपिंग की चार्जशीट फाइल कर दी गई और आरटीओ की कोई रिपोर्ट न मिलने से उसे रिजल्ट अवेटेड दिखाकर आईओ एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करना चाहता है, तो आमतौर से हमारे एडवोकेट्स उसे सप्लीमेंट्री चार्जशीट नाम देखते ही उसकी कॉपी लेकर अपनी फाइल में लगा लेते हैं और बाद के अवसर पर क्रॉस करने को प्रस्तुत हो जाते हैं। यहीं से आईओ फर्जी फैक्ट्स को इस केस में डाल देता है। होना तो यह था कि वह आरटीओ रिपोर्ट के अलावा कुछ भी नया फैक्ट फाइल में ना जोड़े, लेकिन वह बस स्टैंड के कुछ लोगों के बयान, आरोपी के फोटो की आइडेंटिफिकेशन भी चुपके से सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल करके लगा देता है। आरोपियों को तो खैर इतनी बारीक बातें पता नहीं होती, लेकिन डिफेंस काउंसिल की लापरवाही से यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट वस्तुतः एडिशनल चार्जशीट बन जाती है और आरोपी के सिर पर पूरे ट्रायल में बैठी रहती है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में यह देखना और परखना चाहिए कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कोई एडिशनल फैक्ट, एडिशनल इन्वेस्टिगेशन या एडिशनल एविडेंस तो नहीं आ गया है, और अगर आ गया है तो उस पर क्रॉस के नियमानुसार सवाल बनाए जाएं और आईओ से पूछे जाएं ताकि उस अतिरिक्त भाग को रिकॉर्ड से बिल्कुल उड़ा दिया जाए। अगली बात हम देखते हैं कि पुलिस रिकवरी का फर्जी गेम किस तरीके से तोड़ा जाता है। एक ऐसा एरिया जहां से केस को तोड़ना हर एडवोकेट को आना चाहिए, वह है पुराने कानून 27 एविडेंस एक्ट की डिस्कवरी। अब यह सेक्शन 23 बीएसए की डिस्कवरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के केस सहजा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में एक कानून दिया था कि आरोपी के जो स्थान पुलिस की निगाह में पहले से हैं, वहां से बरामद किसी भी सामान, हथियार या किसी दूसरी वस्तु आदि को सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट यानी कि 23 बीएसए की डिस्कवरी नहीं माना जा सकता है। कानून के अनुसार यह डिस्कवरी एक नई खोज होनी चाहिए। आरोपियों के घर से, दुकान से बरामद किए गए सामानों को सेक्शन 23 बीएसए की डिस्कवरी के रूप में कोर्ट में प्रूव नहीं किया जा सकता। यह केस इस चैनल पर उपलब्ध है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स अपनी चार्जशीट में ऐसी बरामदगियों को पहचान कर उन पर तगड़ा क्रॉस उनको करना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि ये बरामदगियां एफआईआर दर्ज होने के बाद की हैं। उस समय आरोपी का नाम, पता वगैरह सब कुछ पुलिस को मालूम था, तो जितनी ये घर में से छुपाकर उठाया गया तमंचा है, बेड के नीचे से निकाल कर दिए गए नोट हैं, या इसी तरह के जितने दूसरे अपनी दुकान से, गोदाम से, अपने ठिये से जहां से भी सामान बरामद करवाया गया है, वह सब 27 एविडेंस एक्ट या 23 बीएसए के दायरे से बाहर निकल जाता है। इस तरह के फैक्ट्स ढूंढने के तरीके आरोपियों और यंग एडवोकेट्स को मालूम होने चाहिए। इसी से आप पुलिस के जाल को काटकर अपना केस जीत सकोगे। अंत में हम इंडियन लीगल सिस्टम की प्रोटेक्शन शील्ड और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स का फाइनल मिशन जानते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम का यह मिशन उन लोगों के लिए एक लीगल बैकअप है जो सिस्टम के इस डरावने जाल में फंसे हुए हैं। हम 173 बीएनएसएस और 23 बीएसए के इन डार्क पॉइंट्स पर लाइट इसलिए डाल रहे हैं ताकि आप पुलिस की कलम से लिखे गए उस सिस्टमैटिक फिक्शन को पहचान सके जो आपको फंसाने के लिए लिखा गया है, जिसका मकसद सॉल्यूशन नहीं है बल्कि उत्पीड़न है। हमारा प्रयास है कि हर यंग एडवोकेट एक ऐसा मास्टरमाइंड बन जाए जो डरावने कानूनों की हर बारीकी को समझ सके, उनसे लड़ सके। जो कानून आपको डराने के लिए बनाए गए थे, इंडियन लीगल सिस्टम ने उन्हें ही आपके हाथों में स्मार्ट टूल्स बना दिया है, जिनसे आप प्रोसिक्यूशन के खोखले दावों को अब आगे से एक्सपोज कर सकेंगे। हो सकता है कि कुछ चीज हमारी निगाह से चूक गई हो, तो यदि आपके पास भी ऐसी ही कुछ कानूनी गुत्थियां हैं, आप हमसे पूछें, हम उनके ऊपर वीडियो बनाकर उनका सॉल्यूशन आपको देंगे। हमें बताएं कि बीएनएसएस, बीएसए या बीएनएस आपको कहां परेशान कर रहे हैं। उसका तिलिस्म इंडियन लीगल सिस्टम तोड़कर आपके सामने रख देगा। इसमें आपकी मेहनत तो लगेगी, लेकिन इसका परिणाम बहुत सुखद होने वाला है। इंडियन लीगल सिस्टम के द्वारा बनाया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको न केवल इस वर्तमान गवाह से सुरक्षित करता है, बल्कि पूरे केस की नींव को हिला देता है। यह क्रॉस प्रोसिक्यूशन के आरोप को असंभव होना सिद्ध कर देता है।
हमारा अनुभव है कि कोई परफेक्ट झूठा गवाह नहीं हो सकता है। ऐसे हर झूठे गवाह को सही क्रॉस के द्वारा तोड़ा जा सकता है। सही क्रॉस एग्जामिनेशन वह होता है जिसमें वर्तमान गवाह को दूसरी सब गवाहियों, जब्तियों, नक्शों और एफएसएल रिपोर्ट्स आदि के विरुद्ध में दिखाया जाता है, पूरे प्रोसिक्यूशन केस के विरोध में दिखाया जाता है। हमारे एडवोकेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के पार्टनर एडवोकेट्स को इस क्रॉस से उनकी आय में भी भारी वृद्धि होती दिखाई देती है।